नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आईपीएस अधिकारी से करवा रहे हैं जो खेलों में भी नंबर 1 रही है, स्कूल में भी नंबर 1 रही हैं और जब ट्रेनिंग के लिए गई तो वहां भी नंबर 1 ही रही। मतलब हर समय नंबर 1 का खिताब इनके पास रहा। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी भावना गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, पंजाब का एक छोटा सा गांव है भटिंडा का, जहां से आप आते हैं। पंजाब से छत्तीसगढ़ का सफ़र तो बहुत लंबा है। पहले शुरुआत में पंजाब से ही करता हूँ। स्कूलिंग कहाँ से हुई मैम और घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे जो माता जी और पिताजी और हम, आई एम सिंगल डॉटर। और मेरे जो पिताश्री हैं उनका नाम डॉक्टर पवन है, माता का नाम डॉक्टर किरण है और दोनों, मैं एक डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माय फादर इज़ अ सर्जन एंड मॉम्स अ गायनेकोलॉजिस्ट। और इनिशियल मेरी जो स्कूलिंग है वहीं पे भटिंडा में सेंट ज़ेवियर्स हाई स्कूल से 10th तक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद 11th 12th RBDAV पब्लिक स्कूल भटिंडा में ही, और उसके बाद अग्रिम पढ़ाई IIT बॉम्बे से हुई है। मैम, सवाल मेरा ये था कि जब माता पिता डॉक्टर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव ये होता है कि बिटिया भी डॉक्टर हो, क्योंकि यू आर द सिंगल चाइल्ड ऑफ योर मदर पेरेंट्स मैम। तो क्या ये दबाव था शुरू से कि डॉक्टर ही बनना है? पेरेंट्स चाहते थे कि हम जब दोनों डॉक्टर हैं तो बिटिया भी डॉक्टर ही बने? जी, कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि बीइंग दी ओनली चाइल्ड और एक डॉक्टर्स फैमिली से मैं आती थी, तो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं वो मंशा थी कि हम भी इसी प्रोफेशन में ज्वाइन करें। बट मुझे शुरू से जो है कुछ अलग करने की जो एक अपने आप में इच्छा थी, और जिस इच्छा का मेरे पेरेंट्स में मैं कहूँगी कि बहुत समर्थन किया। जब मैंने ये मंशा जाहिर की कि मैं अभी नॉन इंजीनियरिंग करके मैं कंपटीशन IIT JEE का, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, वो करना चाहती हूँ और आगे चल के मे बी MBA और मे बी आई वांट टू गो इनटू UPSC, तो उन्होंने पूरा मेरा समर्थन किया। और उनके प्रोफेशन से जो एक चीज़ मैंने सीखी कि आपको हमेशा पब्लिक सर्विस में रहना है। तो मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री हमेशा ये कहती थी कि आप कुछ भी करें जीवन में, लेकिन आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ मच यू आर आउटलिविंग योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो ख्याल, वो प्रेरणा हमेशा रही, जिसने मुझे इंजीनियरिंग के बाद में UPSC के लिए प्रेरित किया। मैम, IIT मुंबई से बीटेक आपने किया, बहुत अच्छी जॉब उसके बाद भी मिल सकती थी, क्योंकि IIT मुंबई अपने आप में बड़ा नाम है। क्या वहाँ पर पढ़ते ये लगा था कि नहीं बॉस, इससे काम नहीं बनेगा, मुझे यूपी, क्योंकि उसके जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि फ्लिपकार्ट में भी आपने 3 महीने जॉब करी, तो ये क्या बीटेक करते करते ये मान रहे थे, कहीं दिमाग में आ रहा था कि कोई और ऐसा वाकया था जिसने भावना गुप्ता को बीटेक के बाद अचानक UPSC की तरफ मोड़ दिया? ऐसा कोई वाकया था मैम? देखिए, ओरिएंटेशन तो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस का अपने पेरेंट्स को देखते हुए रहा। उसके बाद IIT ने वो एक्सपोजर दिया, बहुत वहाँ पे अपने से बेहतर, अपने से एक्सीलेंट बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, तो वो एक एक्सपोजर दिया कि आप आगे भी जीवन में कुछ बड़ा सोच सकते हैं। और उसी के साथ में एक मैं मेंशन करना चाहूँगी, एक जागृति यात्रा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ऑर्गेनाइज करता है। मुझे मौका मिला उसमें जाने का, विच वॉज लाइक अ ऑल इंडिया जर्नी। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि गांधी जी जब हमारे साउथ अफ्रीका से रिटर्न करके आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे पूरे देश का भ्रमण किया था। और उसी तरह से मुझे लगता है कि ये एक प्रेरणा थी जो मुझे, ये जो ऑल इंडिया ट्रेन जर्नी, जिसमें हम बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स से मिले जिन्होंने जीवन में लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, गूंज इत्यादि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चला। जब लगा कि आपको नाउ इज़ द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन वट एवर वे यू कैन, और जिसका जो मुझे सीधा जो एक वे समझ में आया, बहुत सारे तरीके हैं, देशभक्ति के बहुत सारे तरीके हैं देश को देने के, उसमें मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन गिव बैक टू द नेशन। मैम, उसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे आपको लेके चलूँ, जब आपने पहली बार प्री दिया होगा UPSC का, बहुत ज़्यादा समय नहीं था आपके पास, फ्लिपकार्ट की नौकरी आपने छोड़ी, बमुश्किल 3 महीने का समय आपको मिला होगा, तो क्या ये 3 महीने समय पर्याप्त लग रहे थे? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना वैसे भी बहुत आसान नहीं होता, पहले अटेम्प्ट में प्री, मेंस और क्वालिफाई आपने किया इंटरव्यू को भी, तो क्या उस समय 3 महीना पर्याप्त लगा तैयारियों के लिए? देखिए, इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मुझे काफ़ी अपने आप पे भरोसा था, और
कहीं ना कहीं वो जिसे बोलते हैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था दैट आई विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। सेकेंडली मैंने जिस ईयर एग्ज़ाम लिया 2013, अब इसको अच्छा गुड लक कहें, उसी ईयर यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था। सो इन प्लेस ऑफ 2 ऑप्शनल्स वहाँ पे एक ऑप्शनल आया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडीज़ का भी एक पहलू आ जाता है। जब मुझे लगा कि यहाँ पे सभी के लिए एक नया पैटर्न होगा, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं या आप कौन सा आपका अटेम्प्ट है, तो उस चीज़ को थोड़ा कैपिटलाइज करना चाहिए। फिर आई ऑलवेज बिलीव दैट इट इज़ अबाउट द नंबर ऑफ hours you are putting into the studies, and it is about that number of कितना आप उसमें दे रहे हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट द इनपुट कि आप कितना समय पढ़ रहे हैं, बट जितना समय पढ़ रहे हैं उसमें आप अपना कितना दे रहे हैं। तो मैंने जो भी समय था उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश की, और इसीलिए मैं मानती हूँ जल्द सफलता मिली। बहुत कम लोग होते हैं मैम जो पहले अटेम्प्ट में ही पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर शो है हमारा ये अफसरनामा, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सके, तो क्या उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप अगर यूपीएससी या इर्रिस्पेक्टिव कोई भी बड़ा लक्ष्य रखते हैं, उसको पूर्ण करने की आपको दुनिया नहीं बताएगी, आपको पता होना चाहिए मुझ में क्षमता है। सेकेंडली, यू शुड बी सिंसियर। आपको किसी और को दिखाने के लिए, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए करना है। तीसरा, आपको अपनी मंजिल पे बहुत विश्वास होना चाहिए कि मैं वहाँ क्यों पहुँचना चाहता हूँ। अनलेस अंटिल एनी गोल इज़ नॉट इंस्पायरिंग यू, योर जर्नी विल नॉट बी गुड। तो आपको, जैसे मुझे एक बहुत ये था कि ये यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है, ये सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत जल्द अपनी सोसाइटी में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चेंजेस जिसके बारे में आपने उम्र भर, जीवन भर सोचा होगा, समझा होगा। तो वो आपको बिलीव होना चाहिए अपने उस एस्पिरेशन में। देन डेफिनेटली, जिसे बोलते हैं कि जब आपका संकल्प दृढ़ हो तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है उसको अचीव करने। मैम, बंगाल कैडर मिला था आपको, बंगाल में लगभग 5 साल आपने बंगाल में आप रहे। कितना चैलेंज है बंगाल और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ की आपकी जर्नी की शुरुआत भी मैं करूंगा इसके बाद, लेकिन बंगाल क्योंकि पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा स्टेट है, कितना चैलेंज लगा पहला पोस्टिंग और वो भी बंगाल जैसी जगह में? जी बिल्कुल, हर स्टेट की अपनी एक तासीर होती है, अपना एक वे ऑफ फंक्शनिंग होता है, और जिसे हम कहते हैं पुलिस कल्चर होता है, पुलिस सब कल्चर होता है। तो बंगाल एंड छत्तीसगढ़ डेमोग्राफिकली स्पीकिंग, पॉलिटिकली स्पीकिंग, सोशली स्पीकिंग काफ़ी डिस्टेंट स्टेट्स हैं, बट जो बेसिक गुर है, जो अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब मेरी पहली पोस्टिंग एज एसीपी हावड़ा हुई, तब मैं याद करना चाहूँगी अपने फर्स्ट कमिश्नर मिस्टर डीपी सिंह सर को, जिन्होंने हमें काफ़ी फियरलेस पुलिसिंग करने के लिए सिखाया। तो बहुत सारे इनिशियल ही मेरे फर्स्ट पोस्टिंग में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस थी, क्योंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था और ऑलमोस्ट हर तरह का क्राइम, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हर तरह का क्राइम वहाँ पे होता था। तो वो वहाँ से जो लर्निंग्स हुई, जो सीख हुई, वो आगे चल के मुझे अपने करियर में अभी तक जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होती रही। छत्तीसगढ़ आना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही आपकी शादी हुई है, यहीं के एक आईएएस ऑफिसर से, बहुत आसान नहीं था बंगाल से छत्तीसगढ़ का सफ़र करना, क्योंकि दोनों स्टेट की एनओसी चाहिए थी, काफ़ी बड़ा कानूनी दांव-पेच भी काफ़ी बीच में हुआ। वो जर्नी को किस तरह से याद करती हैं? क्योंकि आसान शुरू में नहीं लगा होगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाकी स्टेट में हमने देखा है कि हस्बैंड जहाँ बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पर, लेकिन इस केस में शायद बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा। मैं निश्चित तौर पे वो एक मुश्किल दौर था, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस में शादी हुई थी, एंड एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोथ दी ऑफिसर्स कैन बी इन दी सेम कार्डर, बट कुछ लीगल कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसके कारण हमें कोर्ट जाना पड़ा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को लड़ के जीत के यहाँ पे आना पड़ा। बट अगेन आई वुड अगेन टेक इट एज अ लर्निंग लेसन, बिकॉज उसमें भी आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। जब आप
आपको दूसरे के हकों के लिए लड़ना है, उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने हकों के लिए लड़ सकें। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज था जिसे जो है हमने पार किया, और उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें मेच्योर बनाया। उसने हमारे देश के जो कानूनी प्रावधान हैं और एक आम इंसान को अपने हकों के लिए कितना मुश्किल होता होगा लड़ना, इस बात का हमें एहसास कराया और कहीं ना कहीं एक सेंसिटिविटी दी। नाउ व्हेन वी आर ऑन दिस साइड ऑफ द लॉ, दैट जब भी हम अपनी चेयर पे बैठे हैं हम लोगों से जस्टिस कर सकें और किसी को भी न्याय के लिए जो है परेशान ना होना पड़े। तो आपको बताना चाहूँगा कि भावना गुप्ता जी के पति हैं वो भी सरगुजा के ही रहने वाले हैं और सरगुजा संभाग के पहले आईएएस बनकर वो आए। राहुल नाम है उनका। मैम, राहुल जी से मुलाकात कैसे हुई? कहाँ पंजाब, कहाँ बंगाल, कहाँ वो छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला अंबिकापुर? ये जर्नी पंजाब से लेकर अंबिकापुर तक कैसे पहुंची? देखिए, वो कहते हैं दैट मैरिजेस आर प्रीडेस्टाइंड, तो लुकिंग बैक अब मुझे भी नहीं पता कि कैसे सारी चीज़ें हुई, बट वो एक समय था जब माय पेरेंट्स वर आल्सो लुकिंग फॉर अ मैच। जब आप प्रोफेशनली आ गए हैं, आप आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, तो नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ होता है व्हेन यू हैव टू सेटल। और वही एक समय था जब मेरे जो हस्बैंड हैं उनके साइड से भी दे वर लुकिंग फॉर अ दिस थिंग। तो इट वाज अ टिपिकली अरेंज वेडिंग। हम मिले और अपनी विचारधारा, विचारों के साथ एक समन्वय बना और लगा कि ज़िंदगी का सफ़र साथ करना चाहिए। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं मैम। आईएएस हैं, वो मुंगेली में पोस्टेड हैं, आप अंबिकापुर में हैं। शादी को 4-5 साल हुए हैं अभी, उससे ज़्यादा। लेकिन क्योंकि वो अपने ज़िले को नहीं छोड़ सकते और बीइंग एसपी आप अपने ज़िले को नहीं छोड़ सकते, कितना मुश्किल होता है ऐसे में उस बच्चे को संभालना जो अभी अभी पैदा हुआ है? बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, नहीं ना वो समय दे पाते ना आप। चैलेंज है ये भी बहुत बड़ा। डेफिनेटली, आई थिंक ईच डे इज़ अ लर्निंग। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को अभी भी वहाँ पे आने की ज़रूरत है जहाँ हम महिलाओं की जो घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं और उनकी जो डिमांड्स ऑफ द प्रोफेशन है और उनको अच्छे से समझना शुरू करें। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे समय में आपका फैमिली का सपोर्ट, आपका इन लॉज का सपोर्ट, चाहे आप किसी भी पद पे हों। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे माय हस्बैंड बीइंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, ही अंडरस्टैंड्स द कॉल्स एंड द टफनेस ऑफ माय जॉब और उसको हम अच्छे से कर पाते हैं। बट हमारे समाज को निश्चित तौर पे एक कामकाजी महिला को जो चैलेंजेस आते हैं उसके प्रति और संवेदनशील होने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। एआईजी सीआईडी के तौर पर आपने छत्तीसगढ़ में अपनी पहली शुरुआत की थी मैम, और उसके बाद एज ए सूरजपुर एसपी आप रही और अभी फिलहाल अंबिकापुर आप संभाल रही हैं। ये तीनों बहुत अलग अलग ज़िले हैं। सूरजपुर बहुत अलग है, सीआईडी का काम बहुत अलग है और अंबिकापुर का काम बहुत अलग है। इसमें ऐसे ही कोई चीज़ आपको याद आ रही हो जो हमने कार्यक्रम शुरू किया हो वो राष्ट्रीय पटल पर और स्टेट लेवल पर आज भी याद किया जाता हो, जो आपको याद? जैसे हमारे शासन की हमेशा मंशा रहती है कि पुलिस को जो है पीपल्स फ्रेंडली होना है और जो लोग हैं उनका विश्वास पुलिस में हो, उनको देख के वो अपना दोस्त समझे, ना कि भयक्रांत हो। तो इसी तारतम्य में हमने कार्यक्रम हिम्मत कार्यक्रम की शुरुआत सूरजपुर ज़िले से की थी और वो अभी पूरे संभाग में, सरगुजा संभाग में उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। दैट प्रोग्राम वाज बेसिकली फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑफ विमेन एंड गर्ल्स और इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा महिलाओं की अगर मैं देखूं तो ट्रेनिंग की जा चुकी है, जिसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारी अपनी ट्रेनिंग से मिलती है। क्योंकि हमें भी आत्मविश्वास तभी आया है जब हमने हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी की एक डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग की, मार्शल आर्ट सीखे। तो इससे पहले कोई आपकी मदद करे, ज़रूरी है कि आप अपनी मदद खुद कर सकें और अपनी ही नहीं, आप किसी और को अगर विपदा में देखते हैं उसकी मदद कर सकें। तो वहाँ से हिम्मत की इंस्पिरेशन आई एंड आई थिंक दैट इज़ अ प्रोग्राम दैट हैज़ डन वेल। अंबिकापुर बहुत अलग तरह की तासीर का जिला है मैम, सूरजपुर बहुत अलग तरह की तासीर है, सीआईडी में काम करना बहुत अलग काम है। अंबिकापुर कितना डिफरेंट लगता है सूरजपुर या सीआईडी में काम करने से? जिला मुख्यालय होने के नाते अंबिकापुर के अपने चैलेंजेस हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस हों, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो वीआईपी सिक्योरिटी हो। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लगभग मुझे अभी 6 महीने अंबिकापुर में हुए हैं। वहाँ पे
Unfortunately, we have seen some gruesome crimes in terms of रेप कम मर्डर, इन टर्म्स ऑफ डबल मर्डर एक देखा है। और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के भी चैलेंजेस वहाँ बने रहते हैं। बहुत तरह के आंदोलन हमेशा वहाँ पे रहते हैं, तो अपने आप में वो चैलेंजिंग रहता है। बट उसको जो है आप हमारे जो बेसिक पुलिसिंग के गुर हैं, जो हमारे सीनियर्स हमेशा बताते हैं, दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू द जॉब, और आपको बिल्कुल तत्रीव और क्विकली आपको रिएक्ट करना है और अपना माइंड ओपन रखना है। और हमेशा अगर आप एक सीखने का लाइफ में वो रखें कि कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी केस होगा, कोई भी एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, वो आपको अगले आने वाले चैलेंज के लिए बेटर प्रिपेयर करेगा, तो दैट ऑलवेज हेल्प्स। कुछ स्टूडेंट मैम स्कूल लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ जो हैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तीनों क्वालिटी आप में मैंने देखी, बास्केटबॉल भी उतना अच्छा आप खेलती हैं, बैडमिंटन की तो नेशनल प्लेयर रही हैं। ये समय कैसे मैनेज हो पाता है? क्योंकि अब यूथ से आप बात करें तो उनका कहना रहता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम खेलों पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। जो खेल रहे हैं उनका कहना है हम खेल पे ही ध्यान देते, पढ़ाई में ध्यान देंगे तो फिर हम खेल में ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये मैनेजमेंट है ओवरऑल, कैसे मैनेज हो पाती है? मेरा ऐसा मानना है कि जब आप लाइफ में कुछ भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं करती। देयर आर प्लेथोरा ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट यू। जैसे स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, हमेशा से बास्केटबॉल में अपने गांव में खेलती रही, उसके बाद एनपीए जाके बैडमिंटन खेलने का मौका मिला, फिर ऑल इंडिया पुलिस खेला जिसमें पिछले 3 साल से मैं लगातार उसमें खेल रही हूँ। तो उसमें यही है दैट इट स्पोर्ट्स ऑल्सो टीचेज यू लॉट ऑफ थिंग्स। सारी चीज़ें आप अकेडमिक से नहीं सीख सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जीवन में हारना, वो सिर्फ आप स्पोर्ट्स के मैदान में सीख सकते हैं, और उस हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। और चाहे हमारा जीवन का संघर्ष हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, हमें हार का सामना करना पड़ता है। और आजकल के मैं यूथ में देखती हूँ कहीं ना कहीं जो बढ़ते हम देखते हैं, whether it be suicides, whether it be cases of depression, it is only because कहीं ना कहीं हमारा फेलियर एक्सेप्ट करने का इलास्टिसिटी जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपको पसंद हो उसके लिए आप समय निकालें, दैट बिल्ड्स योर कॉग्निशन, दैट हेल्प्स यू बी स्ट्रेस फ्री, दैट गिव्स यू पॉजिटिव माइंडसेट। उसके अपने बहुत जीवन में जो है पॉजिटिव आउटकम्स रहती हैं। मैम ये सद्भावना क्या है? ये क्या रसोई सद्भावना, रसोई के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ मैम कि हम ये कहा जाता है कि जो सोसाइटी से हमको मिला है हमको वापस भी उनको करना चाहिए। माता पिता पेशे से डॉक्टर रहें, आप आईपीएस रहें, माता पिता बहुत बड़ी एक रसोई चलाते हैं। मैंने सुना है कि 1000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ वहाँ पर खाना खाते हैं। ये कंसेप्ट आपने उनको दिया कि उन्होंने ये कंसेप्ट शुरू किया? जी, ये मेरे पेरेंट्स की एक परिकल्पना है जिसमें उन्होंने जिस जगह पे अपना अधिकांश जीवन का समय सर्व किया है एज डॉक्टर्स, जो एक छोटी सा शहर है मौड़, जो डिस्ट्रिक्ट भटिंडा में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने एक ये सद्भावना रसोई स्टार्ट की है, जहाँ पे निशुल्क जो है एक वक्त का खाना जो भी इच्छुक हो वो वहाँ पे ग्रहण कर सकता है। और इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे पंजाब के कल्चर से आती है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे वहाँ पे किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएं, हमारे वहाँ जो है भंडारे का एक कल्चर में रहता है कि गुरुद्वारे में सभी को निशुल्क खाना मिलता है। तो कहीं ना कहीं वहीं से वो प्रेरणा आती है। और जैसा आपने कहा कि यू शुड नॉट थिंक व्हाट योर कंट्री इज़ डूइंग फॉर यू, यू शुड थिंक व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे हम रहे हैं और अगर हमारा सामर्थ्य है तो उन लोगों के लिए कुछ करना जिनको वो सामर्थ्य किसी भी कारण से नसीब नहीं हुआ है। यहाँ के बच्चों में किस तरह से आप देखते हैं मैम? पंजाब में आप रहीं, बंगाल आपने जॉब वहाँ पर भी किया, यहाँ के बच्चों में क्या कोई कमी नज़र आती, या हम ये सोचें कि कुछ प्रॉपर प्लेटफॉर्म और उनको मिलना चाहिए ताकि वो भी कम से कम पीएससी, यूपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत बेहतर कर सकें? वो हब नहीं नज़र आता। जैसे हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में एक हब नज़र आता है कि जहाँ केवल और केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ केवल पढ़ाई की बात होती है, वहाँ केवल जो है किताबों की बात होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगी कि हमने जब मैं आज सूरजपुर एसपी थी, वी हैड स्टार्टेड अ स्मॉल प्रोजेक्ट कॉल्ड अग्रसर, जिसमें हम हमारे जो बच्चे हैं वहाँ
उनको जो है, जो डिफरेंट फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनके साथ डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ते थे। और मुझे आश्चर्य था, मैं खुद आश्चर्यचकित रह गई हमारे यहाँ के बच्चों का हौसला देख के, उनके प्रश्नों को सुन के, उनकी जिज्ञासा को देख के। तो जीवन में अच्छा करने के लिए, बढ़ने के लिए आपको जिज्ञासु होना आवश्यक है, और उस जिज्ञासा का निदान हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अग्रसर कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक सेशन में उनको, जो बिहार से आनंद कुमार हैं, सुपर 30 चलाते हैं, उनके साथ जोड़ा। और आनंद कुमार जी ने भी ये कहा कि यहाँ के बच्चों की प्रतिभा को देख के मैं बहुत उत्साहित हुआ हूँ। तो बिल्कुल हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत उनमें जज्बा है और उनमें वो सामर्थ्य है, और कहीं ना कहीं जो राइट गाइडेंस है उसमें हमारे आप जैसे लोगों की, सबकी एक भूमिका बनती है कि जितने बच्चों को हो सके हम राइटली गाइड करें। क्योंकि करियर का जैसे 9th 10th स्टैंडर्ड, वो एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है, जब आप अग्रिम क्या करेंगे उसके विषय में आपकी एक इन्फॉर्म चॉइस होनी ज़रूरी है। बहुत बार हम अपने प्रोफेशन का जो चॉइस है वो अपने माता पिता या और लोगों के कहने पे करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी अपनी लाइकिंग, आपकी अपनी समर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें गाइडेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैम, हर किसी का ड्रीम होता है कहीं ना कहीं पहुंचने का। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, भावना गुप्ता जी ने भी सोच के रखा है कि मुझे जीवन में ये अचीव करना है। आईपीएस तो अब बन गई, लेकिन फिर भी एक गोल होता है हर किसी के जीवन में कि वो करना चाहता है कि मैं ये जिला करना चाहती हूँ, या इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, इस सेक्टर में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा कोई गोल बना के रखा है जीवन में? मेरे गोल्स देखिए बहुत छोटे हैं, और मेरा गोल यही है कि मैं हर अगले दिन पिछले दिन से बेहतर करूं और वहां से सीखूं, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे ऊपर दिया गया है, जो है जनसेवा, जो है लोगों को न्याय करना। और पुलिसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको इंस्टेंट जस्टिस करने की क्षमता देता है। और कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपके पास जो व्यक्ति आता है वो तब आता है जब उसकी शायद कहीं और सुनवाई नहीं हो रही और वो पीड़ित है। और कई बार हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनकी अपनी वॉइस नहीं है, मे बी दे आर नो मोर। उन लोगों के लिए, एक्सीडेंट विक्टिम्स हों, चाहे वो किसी ग्रूसम रेप या मर्डर के विक्टिम्स हों, तो आप ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जहाँ पे अगर आप उनको न्याय दे पाते हैं, उनके परिवार वालों को दे पाते हैं, वो सबसे बड़ा टेक अवे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी भावना गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया, देखिए मेहनत आपको करनी है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं स्पोर्ट्स में आगे हूं तो मैं स्टडीज़ में आगे नहीं रह सकता। आप सब चीज़ में आगे रह सकते हैं, बस यही कि डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा और अपना सेट गोल आपको बनाना पड़ेगा जीवन में कि आखिर आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो अफसरनामा में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।